सब पेरिफेरी पे पुश हो जाएंगे और फिर जब वैक्यूल क्रश हो जाएगी तो हर जगह फ्री न्यूक्लियाई भर जाएंगे। याद रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिक्स्ड नहीं है, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। और एक मिनट देखो, एंड में जाके सेल बन सकते हैं, पर क्योंकि हर न्यूक्लियाई सेल नहीं बना पाएगा, सो इसको आप सेलुलर नहीं बोल पाओगे, इसको न्यूक्लियर ही बोलना है। 60% एंजियो फैमिली में ऐसा ही एंडोस्पर्म बनता है और टिपिकल एग्जांपल है शेफर्ड पर्स, कॉटन और मेज। ठीक है जी। अच्छा, इसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेल बन रहा है, ऐसी वाली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रही, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, वॉल भी डिवाइड कर रही है, सेल बन रहे हैं 2, 4, 8। सो एंड में हमारे पास सेल्स का गुच्छा है पूरा, दुतूरा, पटूनिया और बाल्सम में देखने को मिलेगा। और फिर एक केस ऐसा आएगा जिसमें सेल बनेंगे, हमें लगता है इसके जैसा बिहेव कर रहा है, पर बाद में फिर फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, यानी इसके जैसा बिहेव करेगा। तो शुरू में सेल बनेंगे बड़ा और छोटा, फिर उसमें न्यूक्लियाई बनेंगे और कभी कभी छोटे वाला सेल डिसइंटीग्रेट भी कर जाता है। ये अल्लोवियल एंडोस्पर्म है, ये मोनोकॉट्स, एस्पोडिलस वगैरह में देखने को मिलेगा। अनदर पॉइंट, हमने कोकोनट का एक स्पेशल केस करा था। कोकोनट का जो स्पेशल केस होता है, इसमें डबल एंडोस्पर्म होता है। जो आप कोकोनट की गिरी खाते हो, जो कोकोनट का कैरनल या मीट खाते हैं हम लोग, वो सेलुलर पार्ट है, और जो हम पानी पीते हैं कोकोनट का, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और कोकोनट का बोटेनिकल नाम मत भूलना, कोकस नुसिफेरा। सो ये हमने एंडोस्पर्म का एक स्पेशल केस करा था जिसमें डबल एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एंडोस्पर्म का केस बता रही हूँ, सारे जने ध्यान से सुनना। नारियल, अरिंड और कॉटन से तेल मिलता है, नारियल का तेल, अरिंड का तेल, कैस्टर ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। ये तेल भला कहाँ से मिलता है? ये उसके एंडोस्पर्म से मिलता है। सीरियल्स के केस में एंडोस्पर्म स्टार्ची होता है, यानी व्हीट, मेज, राइस में स्टार्ची एंडोस्पर्म होगा। और इन तीनों केसेस में एंडोस्पर्म डेवलप नहीं कर पाता। ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट्स होती हैं, और कोई काम करेगा, बट एंडोस्पर्म प्रॉपर्ली नहीं डेवलप, प्रॉपर्ली क्या डेवलप नहीं कर पाएगा। और आज के बाद कोई ना भूले कि ये तीनों फैमिलीज कौन सी हैं जिसमें एंडोस्पर्म डेवलप नहीं कर पाता। पोडोस्टिमनेसी, जिसको कि हम पोडोस्टिमेसी भी, मतलब ON अगर आप यूज करोगे तो भी ठीक है, अगर ये ON काट दोगे, पोडोस्टिमेसी बोलोगे तो भी ठीक है। पोडोस्टिमोन पौधे का नाम होता है, ट्रेपेसी और ऑर्किडेसी। और यहाँ पे एंडोस्पर्म रिंकली होगा, मतलब अगर आप लोगों ने कभी सुपारी देखी है, बीटल नट देखा है, तो रिंकली सा होता है, वो सुपारी जो है ना, उसका रिंकली एंडोस्पर्म है। तो कभी कभी एंडोस्पर्म बड़ा रिंकली और अनइवन सा होता है, ये केमिकल चेंजेस की वजह से है। और एग्जांपल है एनोनेसी, पामेसी और मिरिस्टिकेसी। सो मैं एक काम करते हैं, पहले ये स्लाइड आप लोगों के लिए नई है, इसको पहले आप नोट करो, फिर क्विक रिवीजन एंड वी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हाँ जी बच्चे, नोट कर लिया आपने? हाँ प्लीज डी। Okay. मैं सम अप कर रही हूँ। एंडोस्पर्म ओवर है, एंडोस्पर्म को सारे जने देख लो।
मेरे को 1 मिनट देना जरा आप लोग, वेट। ये एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है, और ये आ गया, राइट। हाँ जी, तो ये हो गई पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये हमने देखा 3 तरीके के एंडोस्पर्म, जिसमें सबसे कॉमन है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये नारियल का केस है, स्पेशल केस है, जिसमें दोनों एंडोस्पर्म है, गिरी सेलुलर है और पानी जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और ये हमने अगेन कुछ स्पेशल केसेस देखे कि एंडोस्पर्म में फूड कौन सा स्टोर्ड होता है, क्या वो ऑयल है, क्या वो स्टार्च है ना। तो याद रखो ना, जिससे भी तेल मिलता है उसका नॉर्मली ऑयली एंडोस्पर्म होता है, और जिससे स्टार्च मिलती है वो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। और इन तीनों केसेस में एंडोस्पर्म एब्सेंट है, डेवलप नहीं कर पाता, और इन तीनों केसेस में एंडोस्पर्म रिंकली हो जाता है, अनइवन हो जाता है ड्यू टू सर्टेन केमिकल रीजंस। और आई होप आपने ये तीनों फैमिली और ये तीनों फैमिली याद कर ली। यहाँ पोडोस्टिमनेसी, जिसको आप पोडोस्टिमेसी भी कह सकते हो, ट्रेपा की फैमिली और ऑर्किड की फैमिली। यहाँ पे एनोनेसी, पामेसी, जिसको पामी भी कहते हैं, और मेरिस्टिकेसी। एंड बाय दिस एंडोस्पर्म इज ओवर। बाकी बच्चे, कल मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन कराए थे। मान लो आपको माइक्रोस्पोर टोटल पूछे जाते हैं, फूल दिए, स्टेमन दिए, मदर सेल दिए और माइक्रोस्पोर पूछ रहे हैं, तो फूल लगा लो, स्टेमन लगा लो, फिर ये अपनी नॉलेज से भरो कि हर स्टेमन में सपरंजिया कितने होते हैं, 4। फिर अगर इतने मदर सेल है तो हर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर कितने बनाएगा, 4। सो जो भी मैंने इनसर्कल किया है ये अपनी नॉलेज से किया है, बाकी सब प्रोवाइडेड है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर इज 2400। लेकिन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जरूर देख लेना कि पौधा कहीं हिबिस्कस तो नहीं है, या मालवेसी फैमिली का कोई पौधा तो नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल होगा। यहाँ 4 नहीं भरेंगे सपरंजिया, यहाँ 2 सपरंजिया होते हैं, सो 2 सपरंजिया भरेंगे यहाँ, समझ गए हो। ऑर्डिनरी प्लांट होता तो मैं यहाँ 4 भरती, यहाँ पे 2 सपरंजिया आएंगे, क्योंकि मालवेसी का केस एक्सेप्शनल होता है। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर पॉलन मदर सेल में और पॉलन ग्रेन में रिलेशन पूछा जाए तो आपको पता है ये डिप्लॉयड होता है और ये हैप्लॉयड होता है। और अगर इसमें बोला गया कि 8 बाइवेलेंट है तो इसका मतलब समझो, बाइवेलेंट मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 16 क्रोमोसोम है, तो फिर पॉलन में 8 होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 2 चीजें सिखाता है। एक तो जो हम बड़े दिनों से पढ़ रहे हैं कि पॉलन मदर सेल और पॉलन का क्या रिलेशन है, एक डिप्लॉयड है एक हैप्लॉयड है। और बाइवेलेंट क्या होता है, बाइवेलेंट होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो 8 बाइवेलेंट मतलब 16, तो फिर इसमें 8 हो जाएंगे आते, ठीक है जी। और एक चीज कि जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस दिस मच ऑफ सीड, दाने बनाने हैं, बताओ कितनी मेयोटिक डिवीजन लगेंगी, है ना। तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, 5/4 इंटू दाने, ठीक है। 100 दानों का पूछा है, मल्टी इसको फॉर्मूला भर दोगे ना, 125 डिवीजन आएगा। सो आंसर तो विद इन सेकेंड निकल आएगा, पर जरा कंसेप्चुअली देखा जाए कि ये आंसर कैसे आएगा, 125 डिवीजन कैसे आ सकती हैं। बिल्कुल बच्चे, 100 दाने बनाने के लिए 100 मेल स्पोर चाहिए, 100 फीमेल स्पोर चाहिए। ये तो 25 डिवीजन से ही बन जाना है, बिकॉज सारे फंक्शनल होते हैं, और ये 100 डिवीजन से बनेगा क्योंकि सारे फंक्शनल नहीं होते, एक डिवीजन में एक ही फंक्शनल होता है। सो 100 दाने बनाने के लिए 100 मेल स्पोर, 100 फीमेल स्पोर। 100 मेल स्पोर 25 डिवीजन से बन जाएंगे, पर 100 फीमेल स्पोर 100 डिवीजन से ही बन पाएंगे। सो हाउ मेनी टोटल डिविजन्स आर देयर, 125, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताओ, ये कल बनाई थी ना आपने स्लाइड? यस मैम। हाँ, ये स्लाइड कल आप लोगों ने बनाई हुई है, मैं एक बार फटाफट बता दूं। स्टेमन कार्पल के बराबर होता है, ये जो अंदर गोले थे स्टेमन काट के दिखते हैं जो, वो ओव्यूल के बराबर होता है, और जो पॉलन ग्रेन है वो एम्ब्रियो सैक के बराबर होता है। सो ये मतलब पूरे चैप्टर का एक तरीके से कंक्लूजन था। ये चीजें हमने टाइम टू टाइम पढ़ी है, सिर्फ मैं चाहती थी कि आप रिकॉर्ड के फॉर्म में इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि कभी भूले तो आप इससे देख पाओ। स्टेमन कार्पल के बराबर होता है। स्टेमन में जो माइक्रोस्परंजिया था वो ओव्यूल के यानी मेगास्परंजिया के बराबर होता है, और फिर आगे चल के जब गमेटोफाइट बनेगा पॉलन ग्रेन, तो वो एम्ब्रियो सैक के बराबर होता है।
जैसे पॉलन ग्रेन मेल गमेटोफाइट है, ऐसे एम्ब्रियो सैक फीमेल गमेटोफाइट है। इसमें मेल गैमीट्स बनते हैं और इसमें फीमेल गैमीट बनेगा। इसमें दो मेल गमीट्स बनते हैं, इसमें फीमेल गमीट बनेगा। इन दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। स्टेमन को जिम्नोतक इस नाम से बुलाते हैं, तो कार्पल को जिम्नोतक इस नाम से बुलाते हैं। तो स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है, कार्पल को मेगास्पोरोफिल बोला जाता है। और याद रखना यहां तक डिप्लॉइडी है, यहां तक डिप्लॉइडी है, इसके आगे हैप्लॉइडी है। सो मदर सेल तक डिप्लॉइडी होती है, आगे फिर सारी हैप्लॉइडी है। सो आई सम इट अप, स्क्रीन पर देखना। स्टेमन कार्पल के बराबर है, माइक्रोस्पोरेंजिया ओव्यूल के बराबर है और पॉलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक के बराबर है। मदर सेल तक डिप्लॉइडी है, आगे सब हैप्लॉइडी है। और स्टेमन का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसी तरीके से कार्पल का दूसरा नाम क्या होगा? मेगास्पोरोफिल। सो ये है। अच्छा, एक काम करते हैं, और इससे पहले कि मैं आपको आरपीएस दिखाऊं, मैं आपको कुछ 2-3 और लाइंस बताती हूँ। ये आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, 2-3 मिनट से ज्यादा मत लेना। अच्छा जी, सुनो अब इसको। कहते जो फूल हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। मार्वल्स का मतलब होता है वंडर। तो वंडर तो है ही, कितनी मतलब वंडरफुल चीजें हम फूल के अंदर पढ़ रहे हैं। ऐसे एम्ब्रियो बनता है, ऐसे एंडोस्पर्म बनता है। फिर अगर आप बाइलोब्ड नेचर देखना चाहते हो तो एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, हमने वही काटा था, तो हमें सारी इसके अंदर की चीजें दिखाई देनी शुरू हो गई थी। ट्रांसवर्स सेक्शन था, 3D व्यू था, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जो स्टेमन के लोब्स होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। और अगर लोब लंबे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन सैक, पॉलन कैविटी, ये भी लंबाई में होगा। जब एक चीज लंबी है तो उसके कंटेंट भी अंदर लंबे ही होंगे। सो लोब भी लंबे होते हैं और उसके अंदर जो स्परेंजिया, जो कि आगे चल के पॉलन सैक और पॉलन कैविटी बन जाते हैं, वो भी लंबाई में होते हैं। सो आप कहोगे दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे, जब आप इनको देखना चाहते हो तो कैसे सेक्शन काटना है? ऐसे काटना है, ट्रांसवर्स सेक्शन, फिर आपको ये अच्छी तरह से दिखाई देगा। सो ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे, ऊपर से देखोगे, फिर आपको सब क्लैरिटी से नजर आएगा। सो मैं सम अप कर रही हूँ, फ्लावर एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल वंडर्स हैं। अगर आप अंदर से सारी चीजें क्लैरिटी से देखना चाहते हो तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटो, और क्योंकि लोब लंबाई में होंगे तो सारा कुछ जो अंदर पड़ा है वो भी लंबाई में ही है। ये एनसीईआरटी ने स्टेमन का डायग्राम दिया है, ये मैं आपको आरपीएस में इस डायग्राम की लेबलिंग बताती हूँ। पीजी यानी पॉलन ग्रेन बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं। क्रॉनिक मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी देर तक इंसान में रहते हैं, ऐसे वाले डिसऑर्डर करते हैं। और एक चीज, स्पर्म को हम स्पर्म बैंक में स्टोर करते हैं, सीड को हम सीड बैंक में स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि पॉलन को हम पॉलन बैंक में स्टोर करते हैं। टिपिकल एंथर जब आप काटोगे तो उसके 2 लोब्स दिखाई देंगे, हर लोब में 2 स्परेंजिया होंगे और टोटल स्परेंजिया 4 होंगे। और एक बार सारे जने देख लो कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये ना एनसीईआरटी की डायग्राम है। अब जब ये डायग्राम दी होती है ना, तो कई जने इसको ऐसे समझ लेते हैं, अच्छा इसका मुंह ऊपर है तो ये सीधे वाला ओव्यूल होगा। बेटा अगर ये सीधे वाला ओव्यूल होता, अगर ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता, तो इसकी डंडी तो नीचे होनी चाहिए थी, इसकी तो डंडी साथ में ही है। इसका मतलब ये एना ही है।
एक्सक्यूज मी, एना ही है, इसको अप साइड डाउन दिखाया हुआ है, ऊपर कर दिया गया, समझ रहे हो? सो इसको पलटा के दिखाया हुआ है, सो ये एनाट्रोपस ही है। अगर ये ऑर्थोट्रोपस होता तो ऐसा दिखाई देता, ठीक है? तो मैं सम अप करी, स्लाइड के ऊपर क्या है, पहले आपको एक स्टेमन दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेमन अभी दिखाऊंगी मैं आपको एनसीईआरटी ने कैसे इसको शो किया और इसकी लेबलिंग क्या है। मेन चीज याद रखो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखो आंसर आता है। क्या पोलन ग्रेन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकते हैं? यस। और पोलन को हम कहाँ स्टोर करते हैं? पोलन बैंक्स में। ठीक जैसे सीड को स्टोर किया जाता है सीड बैंक में, और स्पर्म को स्टोर किया जाता है स्पर्म बैंक में। टिपिकल एंथर कैसा होगा? 2 लोब्स होंगे, हर लोब में 2 सपरंजियां होंगे, और टोटल सपरंजियां 4 होंगे, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो, इसको ऑर्थो मत समझ लेना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है? अगर ऑर्थो होता तो डंडी नीचे होती, इसकी डंडी साथ में है, सो एना को पलटा के दिखाया हुआ है, सो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है बच्चे, एक और चीज समझो और फिर अपनी आरपीएस को जरा खोल लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो पोलन ट्यूब है, ये देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऐसे करके पोलन जब लैंड करता है तो फिर वो स्टाइल से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये वो लैंड करा और फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, और ये देखो पोलन ट्यूब ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब बेटे मैंने क्या बताया था कि कुछ केमिकल इसको अट्रैक्ट करते हैं, और ये मूवमेंट केमिकल के अट्रैक्शन की वजह से होती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। कौन अट्रैक्ट करेगा इसको? फीमेल के केमिकल अट्रैक्ट करेंगे। एज यू गो डाउन उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और ये फीमेल के कौन से केमिकल हैं जो अट्रैक्ट करेंगे? कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। इनोसिटोल एक अल्कोहलिक शुगर होती है, इस कॉम्प्लेक्स की मदद से ये आगे बढ़ता जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स होना कितना जरूरी है इसका मैं एक आइडिया देती हूँ कि सपोज कर लो बोरॉन नहीं है, मान लो इस कॉम्प्लेक्स का कोई हिस्सा नहीं अवेलेबल, तो आपको पता है पोलन ग्रेन रास्ते में ही फट जाएगी। ऐसे ही अगर ये शुगर वगैरह नहीं होगी या कैल्शियम नहीं होगी तो पोलन ग्रेन अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगी। सो उसको स्मूथली ट्रेवल करने के लिए और उसको अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है जो फीमेल पार्ट प्रोवाइड करता है। एज यू गो डाउन इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और ये एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स है जिसको कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये कितना जरूरी है इसका एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ कि बाय चांस मान लो बोरॉन नहीं है तो पोलन ट्यूब रास्ते में ही बस्ट हो जाती है अपने ठिकाने पर पहुंचने से पहले, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस केस में फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है? सो ये हमारी 3 स्लाइड्स थी, आई होप आपने देख ली। फ्लावर्स को हम बंडल्स कहते हैं, सब कुछ लंबाई में है, सो पोलन कैविटी, सैक, माइक्रो सप्रंजिया सब लंबे लंबे होते हैं। पोलन ग्रेन बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करते हैं, और पोलन ग्रेन को हम पोलन बैंक में स्टोर करते हैं। दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट एनाट्रोपस ओव्यूल। और पोलन ट्यूब जब ग्रो करती है तो केमिकल उसको अपनी तरफ खींचते हैं, इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, वो फीमेल के केमिकल्स हैं, एंड एज यू गो डाउन उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, ये बहुत जरूरी है। अगर इसमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हुई तो पोलन ट्यूब ट्रेवल नहीं करके अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बोरॉन ना हुआ तो पोलन ट्यूब रास्ते में ही फट जाएगी। अब आप अपनी आरपीएस खोलो। आरपीएस में खोलो सारे जने, टेक आउट योर आरपीएस।
हाँ जी बेटे, ये आरपीएस नंबर 1 पहले सारे जने खोल लो। हाँ जी बेटे, ये आरपीएस नंबर 1 देखो। आरपीएस नंबर 1 में सबको आरपीएस दिखाई दे रही है ना बेटा? आरपीएस दिख रही है बच्चे आपको? यस मैम। इसी की आवाज में। ओके, अब मैं पेन चलाऊंगी आरपीएस के ऊपर। दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके, वेट। चलो ध्यान से सुनते जाना। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्टेमन है। जो स्टेमन है उसको एनसीईआरटी ऐसे रिप्रेजेंट करती है। स्टेमन के 2 एंथर लोब्स हैं। ये लंबी पतली डंडी है। इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड है। बड़े अच्छे से हमने पढ़ा कि ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये या तो थैलेमस से कनेक्टेड होता है या फिर पेटल से कनेक्टेड होता है। ये देखो एनसीईआरटी ने स्टेमन को कैसे दिखाया हुआ है। मैं सम अप कर रही हूँ। एनसीईआरटी ने स्टेमन को कैसे शो किया? ये एंथर के 2 लोब्स हैं। ये लंबी पतली डंडी फिलामेंट है। ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल यानी ओरिजिन के पास वाला एंड है। और हमने पढ़ा था ये यहाँ थैलेमस से कनेक्टेड होता है या पेटल से। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड आना चाहिए, ना कि डिस्टल एंड आना चाहिए। ठीक है। अनदर पॉइंट, ये जितने भी ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट, जितनी भी डायग्राम्स, लेबलिंग, ये आपके लिए होती है सेल्फ असेसमेंट के लिए। पहले अपनी कॉपी, एनसीईआरटी, बुकलेट पढ़ा करो और फिर इनको करके देखा करो। अगर कहीं अटक रहे हो ना, इसका मतलब अभी वीक है एरिया, समझ रहे हो? खास तौर पे ये जो ब्लैंक्स है ना, ये एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं। अगर आप करने के बाद अटक रहे हो कहीं पे, एनसीईआरटी वीक है अभी कहीं पे, उसको दोबारा रीड किया करो। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू, एनसीईआरटी की लाइन है, माइक्रोस्पोरेंजिया बड़े होके क्या बन जाते हैं? पॉलन सैक। आपको अगर इवेंट्स के बारे में पूछा जाए तो पहले स्पोर बनेगा, फिर गमीट बनेगा, फिर पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और एम्ब्रियो बनेगा। ये करेक्ट इवेंट है। एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है। ठीक है जी। और लास्ट में अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉन एसेंशियल वर्ल कौन से है, मतलब फूल में वो कौन से हिस्से हैं जिनका फर्टिलाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, तो हमें पता है सेपल और पेटल का, यानी कि कैलेक्स और करोला का। ये है आरपीएस नंबर 1। कोई डाउट किसी भी आरपीएस में होगा तो आप मुझे एंड में बता सकते हो। ये एंथर है, ये एंथर के 2 लोब्स हैं, ये फिलामेंट आ जाएगा, ये प्रॉक्सिमल एंड आएगा विच इज ईदर कनेक्टेड टू द थैलेमस और द पेटल। ये जितनी भी ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट है, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पॉलन सैक, अभी आपने अपनी कॉपी पे भी लिखा था जब मैंने एनसीईआरटी लिखवाई है। मेल और फीमेल गमीट की फ्यूजन को एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। और इवेंट्स आई होप आपने अच्छे से याद करी हुई है। पहले स्पोर बनता है, अब तो पढ़ ली सारी है ना। पहले स्पोर बनता है, फिर गमीट बनता है, फिर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो बनता है। और फूल के कौन से हिस्से हैं जिनका डायरेक्ट कोई फर्टिलाइजेशन में रोल नहीं होता? कैलेक्स और करोला। ये हमने अक के पौधे में पढ़ा, इसको ट्रांसलेटर अपरेटस बोलते हैं। कीड़ा आएगा, चिपकेगा, जोर मार के उड़ेगा, इस पूरे अपरेटस को अपने साथ खींच के लेके जाएगा। अगेन आप चेक करो, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, आपको पता है इस लाइन में क्या आना चाहिए? स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच स्पोरेंजियम। ठीक है। कैपिटल सेल जनरली हैव more than 1 न्यूक्लियर। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, हमने पढ़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान दो जरा सारे जने। आपको वॉल लेयर्स अरेंज करनी है। तो एपिडर्मस फर्स्ट वॉल लेयर आएगा, एंडोथीशियम सेकंड, मिडल लेयर तीसरे नंबर पे और टैपिटम चौथे नंबर पे। ऐसे वॉल लेयर्स आएंगी। और पॉलन ग्रेन का बनना, स्पोर का बनना, आप क्या बोलते हो इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे 15वें में ये पहली स्टेटमेंट गलत है। एक्साइन को आप इनर लेयर नहीं बोल सकते, एक्साइन आउटर लेयर होती है, बाकी सब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। डायग्राम दोबारा देखो। डायग्राम के अंदर यू जस्ट सी
ये हमारे पास ट्रांसलेटर एपरेटस है, कैलोट्रोपिस के अंदर होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू बिल्कुल सेंटर में होगा, ये हमने पढ़ी है लाइन, ध्यान से पढ़ लो, एनसीईआरटी की लाइन है और ये आपको बताएगा कि कितने ध्यान से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सो स्पोरोजिनस टिश्यू बिल्कुल सेंटर में होता है। टेपिटम सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं कॉमनली। बाकी ये सब कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पे आपने अरेंजमेंट करनी है। तो एपिडर्मस पहली लेयर है, फिर आता है एंडोथीशियम, फिर आता है मिडल लेयर और एंड में आएगा टेपिटम। और एक चीज, पॉलन ग्रेन का बनना क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एग्जाइम डेफिनेटली अंदर वाली लेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसी लेयर है, बाहर वाली लेयर है। ठीक है जी। अनदर क्वेश्चन सी, ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस क्वेश्चन की डिस्कशन होनी चाहिए। एंड देन वी हैव yes this question we need to discuss। मैं 16वां क्वेश्चन पहले आपको बता रही हूँ। पॉलन ग्रेन में कहते हैं खूब सारा खाना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहते हैं जैसे ही पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आके बैठता है उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। बेटे कभी कभी तो पहले भी हो जाती है, गिरने से पहले ही हो जाती है। और कहते हैं वायबिलिटी पीरियड फिक्स्ड है, नहीं, ये प्लांट टू प्लांट डिफर करता है, किसी में कुछ दिन का, किसी में कुछ घंटे का, किसी में कुछ महीनों का। और फिर कहते हैं कि पॉलन को पॉलन बैंक में स्टोर नहीं किया जा सकता, अभी पढ़ा हमने, किया जा सकता है। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हनी कैसे बनता है, हनी बनता है जब आप नेक्टर को डाइजेस्ट करते हैं। आप नहीं, मतलब हनी बीज जो है वो नेक्टर को डाइजेस्ट करती है। ये ना 2 साल पहले क्वेश्चन ऐड हुआ है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में ऐड किया गया। मैं आपको हनी बी पूरी हमने पढ़नी है, हनी बी की ना जेनेटिक्स में कहानी आती पूरी। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हनी बी है ना, ये फूलों का नेक्टर चूस लेती है, अपने अंदर भर लेती है। नेक्टर ले लिया इसने, नेक्टर बड़ा पतला होता है, नेक्टर ले लिया बॉडी में। अच्छा, फिर उस नेक्टर को ना रीगर्गिटेट करती है, जो आपने कैटल्स में पढ़ा होगा, तो मुंह में लाके उसको रीगर्गिटेट करती रहती है, जिससे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। फिर उसको मुंह से निकाल के वो छत्ते में जमा कर देती है, फिर पंखों से हवा करती है ताकि उसका और पानी उड़ जाए, वो और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, और फिर बन जाता है हनी, जो आपको पता है कितना गाढ़ा होता है। सो नेक्टर उसने चूसा, हनी बना दिया। नेक्टर और हनी की कंसिस्टेंसी में बहुत फर्क होता है, नेक्टर तो बहुत पतला होता है, हनी बहुत गाढ़ा है। तो पहले वो नेक्टर को अपनी बॉडी में ले जाके रिगर्गिटेट करती रहती है, जिससे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और फिर जब वो हनी को बाहर ले आती है बॉडी से, तो फिर उसको पंखों से हवा कर करके और भी गाढ़ा बना देती है, पानी सुखा देती है उसका। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है, और फिर हनी इकट्ठा कर लेती है अपने लिए भी, और डेफिनेटली अपने लिए इकट्ठा करती है कि जब वो बाहर नहीं जा पाएगी, मौसम खराब होगा, तो इस हनी को यूज करेगी। पर आपको पता, हम भी उसके बनाए हुए हनी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे मेरे को लगता है बाकी किसी भी क्वेश्चन में सच कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वायबिलिटी पीरियड स्टिग्मा पे बैठ के, कहते स्टिग्मा पे बैठो फिर खत्म होता है, कभी कभी तो स्टिग्मा से पहले ही खत्म हो जाता है, और फिक्स थोड़ी ना है। आपने देखा किसी में एक दिन, फ्यू डेज का, किसी में कुछ आधे घंटे का, किसी में महीनों का। और पॉलन को डेफिनेटली आप पॉलन बैंक में स्टोर कर सकते हो। अनदर पॉइंट, वेरी ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से कल आंसर चाहिए, इसकी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, ताकि P, Q, R, S और T आपको मिल सके। सो ये क्वेश्चन कल आप लोग करके लाओगे। ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, ऐसा कोई तो नहीं क्लास में जिसकी पहचान नहीं आ रही, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना नीट के, उनमें से क्वेश्चंस बन सकता है इस टॉपिक में से। मैंने बताया था आपको ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, ये कौन सी वाला, एपोकार्पस, और ये कौन सी अगले वाली, सिनकार्पस। एपो कहाँ होता है, माइकेलिया के अंदर, और सिन कहाँ होता है, पॉपी के अंदर। ठीक है जी। अनदर थिंग, ये देखो यहाँ पे 18वां और 19वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। किसी को भूल तो नहीं गया कि स्पर्मेटोफाइट कौन होते हैं? स्पर्मेटोफाइट होते हैं जिम्नो प्लस एंजियो, और पोलन ग्रेन इसमें कहते हैं क्या कैरी करता है, मेल गमीट। वन थिंग मोर, व्हाट इज चलाजा? चलाजा इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट। और एक चीज, जब ओव्यूल पलटी खाता है ना, तो फनिकल कुछ हद तक बॉडी से फ्यूज कर जाती है, और जब फनिकल कुछ हद तक बॉडी से फ्यूज करेगी, इंटेगुमेंट से फ्यूज करेगी, तो इस लाइन को हम रिज कहते हैं। तो पहले काम करो, अपनी कॉपी पे रिज बनाओ, एनाट्रोपस ओव्यूल बनाओ, उसमें रिज शो करो।
एनाट्रोपस ओव्यूल है बच्चे, रिज शो करो और एक अपनी आरपीएस पे लिखो कि स्पर्मेटोफाइट में कौन कौन आता है, जिम्नो प्लस एंजियो। करा हुआ है हमने 11th में, अगर किसी को भूल गया है तो जस्ट नोट इट डाउन। हाँ जी बेटे, चलो अब मैं दोबारा बताती हूँ इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या डिस्कस करा। ये क्वेश्चन आपने करना है। ये मल्टी कार्पिलरी एपो कंडीशन है, ये सिन कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो स्पर्मेटोफाइट में कहते हैं पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है। सो स्पर्मेटोफाइट क्या होता है, जिम्नो और एंजियो दोनों को मिला के बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है पोलन ग्रेन में क्या होगा, गमीट्स होंगे मेल वाले। अच्छा ये देखो, ये आपको पता है ना कि भगवान ने जब शुरू में ओव्यूल बनाया था तो ऐसे था, फनिकल नीचे था। अब जब ओव्यूल 180 डिग्री पे पलटी खाता है, 180 डिग्री पे जब ये पलटी मारेगा तो फनिकल कुछ हद तक जाके ना ओव्यूल की बॉडी से यानी इंटेगुमेंट से जुड़ जाता है। ये बनती है रिज, जो बाकी पलटी खाए हुए ओव्यूल 90 डिग्री 360, आपको पता कितने एंगल पे पलटी खाता है, उनमें भी दिख सकती है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट एनाट्रोपस में होती है। सो रिज फनिकल के ओव्यूल की बॉडी के साथ जुड़ने से बनती है। ठीक है जी, जब भी ओव्यूल पलटी खाएगा वो डंडी कहीं ना कहीं बॉडी से जाके जुड़ जाएगी, हाँ, पलटी खाने की वजह से। तो वो डंडी जब बॉडी से जाके या इंटेगुमेंट से जाके जुड़ती है तो एक लाइन बनती है जो रिज है, और ये सबसे प्रोमिनेंट होती है एनाट्रोपस ओव्यूल में। ठीक है, ये चीज याद रखना और इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखना। यूनिटेगमिक कंडीशन को एडवांस कंडीशन माना जाता है, तो यूनिटेगमिक इज एडवांस्ड। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आपको कॉपी की हेल्प लेनी है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल का डेफिनेशन डायग्राम में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी कॉपी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और एक और चीज, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। कहते हैं एम्ब्रियो सैक में जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा खास होता है। तो हमें अच्छे से पता है कि एक तरफ ब्यूटीफुल एग अपरेटस होता है, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एंटीपोडल होते हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, और बिल्कुल करेक्ट लाइंस हैं। ये चारों की चारों जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल करेक्ट वाली लाइंस हैं, चारों एनसीईआरटी की लाइंस हैं। देखो, कहते हैं एम्ब्रियो सैक में बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल करेक्ट। बड़े वाले सेल के पास दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं हमें, दो पोलर न्यूक्लियाई, बिल्कुल करेक्ट। फिर कहते हैं एक स्पोर से जब एम्ब्रियो सैक बने तो मोनोस्पोरिक होता है, बिल्कुल सही। और सबसे कॉमन ओव्यूल एना वाला है, बिल्कुल सही। तो ये चारों एनसीईआरटी की लाइंस हैं। सो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो सकती है। सो मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से भी समझ आ जाएगा, पर कहीं भी आपको डायग्राम में दिक्कत लगे तो अपनी कॉपी से चेक करो। ठीक है, अच्छा ये देखो, कहते जो मेगास्पोर का टेट्राड बनता है लीनियर वाला, इसमें से कौन सा जिंदा रहेगा बेटे, अंदर वाला चलाजा वाला जिंदा रहेगा, है ना, चलाजा वाला जिंदा रहेगा। अनदर थिंग, ये चारों एनसीईआरटी की लाइंस हैं। एम्ब्रियो सैक में सेल्स का अरेंजमेंट कहते बहुत टिपिकल है, यस। और ये जो एम्ब्रियो सैक हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, एक स्पोर से डेवलप करता है। ये पॉलीगोनम में पहली बार डिस्कवर किया गया था, और सबसे कॉमन ओव्यूल कोई पूछे तो एनाट्रोपस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एंटीपोडल सेल है, 3 न्यूक्लियाई इसके होने हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एग अपरेटस के न्यूक्लियाई हैं। सो जो एम्ब्रियो सैक हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं उसको 3+2+3 ये वाली अरेंजमेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, देखो सारे जने यहाँ तक आप आरपीएस नंबर 6 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बताऊं इससे पहले आप अपनी कॉपी जरा खोल लो,
क्योंकि ये कॉपी, ये बड़े जने इसमें अटक जाते हैं, ठीक है। सो वो नहीं होना चाहिए। कॉपी खोलो और मुझे बताओ आप लोग कि ये देखो कि जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागमिटोजेनेसिस पढ़ा था, ये मदर सेल बना, ये 4 फिर मेगास्पोर बने, अंदर वाला जिंदा रहा, याद आया। और जो जिंदा रहा उसने 3 माइटोसिस के राउंड्स किए थे, ये 3 माइटोसिस के राउंड किए, फिर ये बना, है ना, फिर ये बना, याद आया आपको। ये कॉपी में खोल लो जहां बना हुआ है। मुझे बताओ कितनी टोटल डिविजन्स हुई हैं। तो एक यहाँ पे मियोसिस हुई होगी, टोटल डिवीजन कितनी हुई है बच्चे। तो आपको पता है कि एक यहाँ पे मियोसिस हुई है, नीचे 3 माइटोसिस हुई है। तो जैसे मैंने आपको मेल में नहीं पूछा था कि पॉलन ग्रेन के एंड तक जाते हुए कितनी डिवीजन हुई, तो आपने कहा था 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, यहाँ पे 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। अब एक काम करो, यहाँ तक आपको किसी भी और क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप पहले उसको मार्क करो, ठीक है, मार्क करो, हरिया। ये वाली जो डायग्राम है आप लोगों ने बहुत बार करी हुई है, मैं आपको यहाँ एक पॉइंट ऐड करवा देती हूँ, याद रखना इस चीज को कि एग अपरेटस के बीच में स्ट्रॉन्ग प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन होते हैं। एग अपरेटस के बीच में स्ट्रॉन्ग प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन होते हैं और बड़े वाले सेल के साथ भी प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन होते हैं। सो इनके बीच में भी प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन है और बड़े वाले सेल के साथ भी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। सो यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं ताकि अच्छे से काम हो सके, ठीक है। सो इस स्लाइड को दोबारा देख लो। न्यूक्लियाई 3+2+3 है, 3 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, ठीक है। बच्चे तो यहाँ तक आप लोगों ने स्लाइड देख ली। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ तक आपको दोबारा सारा दिखा देती हूँ। किसी का कुछ नोट करने वाला रह गया तो नोट कर सकते हो। ये स्टेमन की स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल एंड इन दोनों में से किसी के साथ कनेक्टेड हो सकता है। माइक्रोस्प्रेंजिया बड़े होके पॉलन सैक बन जाते हैं और आपको पता है कि सेपल पेटल का फर्टिलाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ये कैलोट्रोपिस का ट्रांसलेटर अपरेटस है। लेयर को नंबरिंग देनी आनी चाहिए, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और फिर टैपिटम आएगा। और बच्चे एक और चीज, ये जो एक्साइन है ये इनर लेयर नहीं है, आपको पता है ये आउटर लेयर होती है। हनी कैसे बनता है, नेक्टर को डाइजेस्ट करके उसको कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है ना, फिर हनी की फॉर्मेशन होती है। नेक्टर मुंह में ले गए, रिगर्गिटेट किया, ये वाली जो कंडीशन है ये मल्टी कार्पिलरी एपो और ये मल्टी कार्पिलरी सिन कंडीशन है। कोई नहीं भूलेगा कि जब ओव्यूल ऐसे पलटी मारता है तो डंडी कुछ हद तक इंटेगुमेंट से फ्यूज कर जाती है, लाइन बनती है जिसका नाम है रिज, और सबसे क्लैरिटी से रिज एनाट्रोपस में दिखाई देगा।
सबसे क्लैरिटी में जो रिज दिखाई देगा वो एनाट्रोपस में दिखाई देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 4 मेगास्पोर में से कौन सा जिंदा रहता है? अंदर वाला। अनदर पॉइंट, एम्ब्रियो सैक में बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और अगर आप इसको 3+2+3 कहोगे तो भी चलेगा। 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल के, 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के, और 3 न्यूक्लियाई एग अपरेटस के, तो इसको 3+2+3 भी कहते हैं। और एक चीज, यहाँ भी बड़े स्ट्रॉन्ग प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन है, और सेंट्रल सेल के साथ भी बड़े ही स्ट्रॉन्ग प्लाज्मोडेस्माटा, सो यहाँ पे खूब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं ताकि अच्छे से काम हो सके। जब मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गमिटोजेनेसिस होगा, यानी स्पोर बनेगा, गमीट बनेगा, तो आप याद रखो, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि एक मियोसिस होती है और 3 माइटोसिस होती है। So 1 round of meiosis and 3 round of mitosis. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन कराऊंगी, ध्यान देना, लास्ट का पोर्शन है हमारा, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इस डायग्राम में बड़े जने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनके दिमाग में कि हमने तो पढ़ा है कि जब पोलन ट्यूब आती है तो आगे इर्रेगुलर न्यूक्लियस और पीछे मेल गमीट होते हैं, हमने ऐसे पढ़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ उल्टा लिखा है। उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि एंड पे पहुंचते ही ये पलट जाते हैं, न्यूक्लियस पीछे की तरफ आ जाता है, मेल गमीट आगे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को डबल फर्टिलाइजेशन करनी है ना, और फिर ये न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है। सो बड़े जने क्वेश्चन पूछते हैं बीच बीच में, इसका क्या हुआ? बड़े जने यहाँ बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वो न्यूक्लियस का क्या हुआ, न्यूक्लियस का क्या हुआ, इसीलिए मैं पहले नहीं बताती, क्योंकि इस डायग्राम से पता चलेगा क्या हुआ। ये आगे जा रहा था ना, अभी तक लीड ले रहा था, अब बिल्कुल एंड में पहुंच के ये पीछे आ जाएगा एंड देन इट डीजनरेट। ठीक है, जो आगे मेल गमीट चले गए हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है जी, और एक चीज, अब आ गया हमारे पास लास्ट में कंक्लूसिव क्वेश्चन, जिसकी चैप्टर पे कमांड है बस वही कर पाएगा। ठीक है जी, लीफ के सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर लीफ के सेल में, अब आपको पता होना चाहिए कि जिम्नोएंजियो का पौधा डिप्लॉयड होता है, तो 2n में कहते हैं 46 क्रोमोसोम है, तो बताओ कि इंटेगुमेंट में कितने क्रोमोसोम होंगे और जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, एग में कितने क्रोमोसोम होंगे और पैक में कितने क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इंटेगुमेंट भी 2n होती है, जाइगोट भी 2n होता है, एग n होता है और पैक 3n होता है। सो आप देख लो भाई, जिसकी कमांड है पूरी चैप्टर पे मेहनत करी हुई है, ये उसी के बस की बात है, अदरवाइज नहीं। लीफ में 46 क्रोमोसोम होंगे, वो वैसे भी याद करो, प्लांट जो होता है ना जिम्नोएंजियो का, ठीक है ना, उसमें डबल ही 2n होता है, वो स्पोरोफाइट होते हैं वो। अच्छा, लीफ अगर 2n है तो इंटेगुमेंट भी 2n होता है, जाइगोट भी 2n है, एग आधा होगा, पैक 3n होगा। सो बस इतना का पता होना चाहिए। तो इंटेगुमेंट में भी 46, जाइगोट में भी 46, एग में आधे कर लो, और ये 3n है, सो इन दोनों को प्लस कर लो, 2n प्लस n कितना आ जाएगा? 69। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है बच्चे, देख लिए सबने? ठीक है, सो मैं दोबारा बताती हूँ कि पहले न्यूक्लियस आगे होता है, गमीट पीछे होते हैं, फिर गमीट आगे चले जाते हैं, न्यूक्लियस पीछे आ जाता है और डीजनरेट कर जाता है। और पोलॉइडी सबकी आपको अब आज की डेट में पता होनी चाहिए। इंटेगुमेंट डिप्लॉयड होता है, न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है उसमें पड़ी हुई चीजें हैप्लॉयड होती हैं, और एंडोस्पर्म आपको पता है ट्रिप्लॉयड होता है। सो लीफ जो कि 2n है, अगर वो 46 है तो इंटेगुमेंट भी 2n होता है 46, जाइगोट भी 2n होता है 46, एग में आधा हो जाएगा, पैक में ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी जो स्टाइल है वो मेज की है, तो सबसे लंबी पोलन ट्यूब भी मेज की होती है, अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर के करीब। तो सबसे लंबी पोलन ट्यूब छल्ली में ही होती है, 45 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, आरपीएस नंबर 8 पे आ जाओ। ये एंडोस्पर्म की फोटोज एनसीईआरटी ने दे रखी हैं। ये जो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है,
ये जो आप देख रहे हो ये सेलुलर है और जिसमें 2 सेल बने हुए हैं ये हलोबियल एंडोस्पर्म है। सो इन दिस वे एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है। ये न्यूक्लियर है जिसमें सेल बने हैं, सेलुलर है, और जिसमें 2 सेल बने हैं वो हलोबियल है ना, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। ठीक है, सिनगैमी को किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। और एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाइटल लिंक कौन है जो अगली और पिछली जनरेशन को जोड़ता है? जो अगली और पिछली जनरेशन को जोड़ता है वो जाइगोट होता है। बनता पिछली जनरेशन से है, बनाता अगली जनरेशन को, है ना। जाइगोट को पेरेंट बनाता है और फिर जाइगोट से अगली जनरेशन बनती है, ठीक है, चाइल्ड बनता है। सो पॉइंट ये है कि जाइगोट खुद किसने बनाया है? पिछली जनरेशन ने, और ये किसको बनाएगा? अगली जनरेशन को। तो ये दोनों जनरेशन के बीच में लिंक माना जाता है। ठीक है, जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट गलत है। एम्ब्रियो चलाजल एंड पे कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि एग तो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, सो ऑटोमेटिकली एम्ब्रियो, एग से ही तो एम्ब्रियो बनता है, सो वो भी माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, चलाजल पे नहीं हो सकता। सो जब एग माइक्रोपाइल पे है तो एम्ब्रियो भी माइक्रोपाइल की तरफ ही बनेगा ना। इन्होंने लिखा चलाजल की तरफ बनता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आप लोगों को आती भी है। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन आपको कल बताऊंगी, ये हमें 2-3 लाइंस करनी है अभी, उसका है। बाकी मुझे नहीं लगता, ऑयली एंडोस्पर्म आपने कर लिया, कोकोनट में होता है। चलो जी, अगर एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम है तो रूट में कितने होंगे? एंडोस्पर्म में अगर 24 क्रोमोसोम है तो रूट यानी पौधा तो डिप्लॉयड होगा, तो कितने होने चाहिए फिर? 3n = 24, n = 24/3 यानी कि 8, तो ये कितना आ जाएगा फिर? 16। ठीक है जी, देख लिया सबने। बाकी 14वां और 16वां क्वेश्चन अभी आपको देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है वो कराना हुआ, टॉपिक नहीं है, कराया हुआ है आपको। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की एग्जांपल्स हैं, +1 में भी कराई थी, अगर रिपीट करानी हुई तो कल, आज नहीं। ठीक है, तो ये देख लो सारे जने। सो ये वाली स्लाइड को मैं दोबारा दिखा रही हूँ, ये एंडोस्पर्म की है। जाइगोट को अगली पिछली जनरेशन का लिंक माना जाता है, पिछली से बनता है, अगली को बनाता है। और एक चीज आपको भूले नहीं, हालांकि अगले टेस्ट में और भी ज्यादा ये क्लैरिटी से आएगा कि जिधर एग है एम्ब्रियो भी उधर ही बनेगा ना। तो एग तो माइक्रोबाइलर एंड पे होता है, तो एम्ब्रियो भी वही होना चाहिए, तो इन्होंने चलाजल क्यों लिखा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो। ओवरी में कौन गाइड करता है? ऑब्ट्यूरेटर। और स्टाइल में कौन गाइड करेगा? ट्रांसमिटिंग टिश्यू। किसकी सबसे लंबी स्टाइल है? छल्ली की, ठीक है ना, छल्ली की। और ऑब्वियसली पोलन ट्यूब भी सबसे ज्यादा किसकी लंबी होगी? छल्ली की। ठीक है, बाकी ये पलटी खा के न्यूक्लियस पीछे आ जाएगा बिल्कुल एंड में जाके। बस आई थिंक बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। आपको कोई डाउट है रिलेटेड तो पूछ सकते हो। हाँ जी बोलो। हाँ जी बेटा, प्रभजोत बोलो। वेट, मनन। हाँ मैम बोलो। एक बार आरपीएस 9 का क्वेश्चन बता दो, 10th क्वेश्चन। आरपीएस 9 में इतनी आगे कहाँ? 10th question, the fusion product of polar nuclei and the male gamete is, ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। कहते फ्यूजन प्रोडक्ट बतानी है, तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, मेल गमेट हो गया, तो पैक ही तो बनता है, पैक नहीं बनता। और पैक के न्यूक्लियस को आप क्या कहते हो? पेन बोलते हो। तो ये आएगा थर्ड आंसर। प्रोडक्ट पूछिए ना उन्होंने, प्रोसेस नहीं पूछा। ट्रिपल फ्यूजन, हाँ प्रोडक्ट पूछिए, तो प्रोडक्ट तो यही आएगी ना, पेन। ठीक है, चलो बाकी फिर कल डिस्कस करते हैं। आप डाउट अपने मार्क करके